Hello everyone, my name is Sudhanshu Kumar, MBBS स्टूडेंट PMCH पटना। आज का हमारा टॉपिक है NCERT 11th का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट पार्ट 1। ओके, लोकोमोशंस एंड मूवमेंट पार्ट 1, जिसमें मैं आपको NCERT पढ़ के दिखाऊंगा। ओके, फॉर नीट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। देखो, ये मूवमेंट इज वन ऑफ द, पहला लाइन ही इंपोर्टेंट आ गया कि आपका जो मूवमेंट है ना, ये वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। मूवमेंट क्या है? लिविंग बीइंग का सिग्निफिकेंट फीचर है। ओके, सिग्निफिकेंट फीचर है मूवमेंट। एनिमल्स एंड प्लांट एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स और प्लांट के पास क्या होता है? वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होता है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में बताया गया है। जैसे नेक्स्ट है कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ओके, देखो अमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग होता है, जो कि सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि अमीबा में जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट होता क्या है? स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, ये पूछा जाएगा। अब तो एनसीईआरटी का जमाना है, तो कुछ भी पूछ सकता। अभी तक नहीं पूछा है तो ये पूछ देगा। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म किस में होता है? तो वो अमीबा में होता है। ओके, नेक्स्ट है कि मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैजेला, ये सब चीज का जो मूवमेंट्स होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है, वो सबको पता है। जैसे देखिए ह्यूमन बींग्स कैन, अब ह्यूमन बींग्स में कैसे मूवमेंट होगा? तो ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड, टंग। ह्यूमन बींग में क्या क्या चीज का मूवमेंट होता है? जीभ का, जॉ का, आईलिड का, देखो मूवमेंट हो रहा है आईलिड का, टंग का, हर एक चीज का मूवमेंट होता है। जिस देखो मूवमेंट ह्यूमन बीइंग में क्या क्या चीज का तो डिफरेंट, जैसे लिम्स का मूवमेंट हो रहा, हाथ आगे पीछे, दिस ये भी क्या है? ये मूवमेंट ही है। ओके, अब नेक्स्ट देखो, सम मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। अब देखो मूवमेंट और लोकोमोशन दो चीज होता है। मूवमेंट देखो कि हम ये से मूवमेंट ये इसको मूवमेंट करेंगे। अगर हम लोकेशन चेंज करेंगे, वैसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन का चेंज होगा उसको हम लोकेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉरी, लोकोमोशन कहेंगे। लोकोमोशन क्या है? मूवमेंट है जिसमें क्या होता है? लोकेशन का चेंज होता है। ओके, वही लिखा हुआ है कि सम मूवमेंट्स रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन। कुछ मूवमेंट जिसमें क्या होता है? चेंज होता है किसका? प्लेस और लोकेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं? लोकोमोशंस। एक चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर। मूवमेंट क्या है कि आप एक देखो यहां से यहां बस यही कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम यहां से दूसरी जगह, अगर लोकेशन का चेंज हो रहा है मूवमेंट में, तब उसको लोकोमोशन कहेंगे। लोकोमोशंस क्या है? मूवमेंट ही है। लोकोमोशंस इज आल्सो मूवमेंट। इसमें क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वैसा मूवमेंट जिसमें क्या होता है? लोकेशन का चेंज होता है। क्या होता है? चेंज ऑफ लोकेशन और प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन और प्लेस, जगह का चेंज अगर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? लोकोमोशन कहेंगे। ठीक है, यही सब चीजें, जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सब चीज मैं बताते जा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखो कह रहे हैं कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट। ये सब चीज नहीं जानना। हाँ, अब देखो कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप्स के मूवमेंट या लोकोमोशंस होता है, ये पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है। जैसे पैरामेसियम में किसके द्वारा मूवमेंट होता है? सिलिया के द्वारा। उसी तरह हाइड्रा, किसके द्वारा मूवमेंट होता है हाइड्रा में? टेंटिकल्स का यूज करता है फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा के पास क्या होता है? टेंटिकल्स। इसी का यूज क्या करता है? मूवमेंट में करता है, लोकोमोशंस में करता है, अपना प्रे को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए करता है। उसी तरह से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो होगा वही सब चीज जानना है। ओके ना, ठीक है। एक चीज देखो, यहां से हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखे कि आपका जो पैरामेसियम किसके द्वारा मूवमेंट होता है, ये पूछा जाता है। पैरामेसियम में किसके द्वारा मूवमेंट होता है? तो सिलिया,
अगर हम बात करेंगे हाइड्रा में, तो हाइड्रा के पास क्या प्रेजेंट होता है, टेंटिकल। इसे क्या यूज करता है, लोकोमोशन, मूवमेंट या कैप्चर ऑफ फूड के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पेज में इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, जो हम जब नीट की तैयारी करते थे तो मेरे से भी मिस्टेक होता था। ये पॉइंट देखो, ये वाला देखो, द टू में बी लिंक्ड बाय स्टेटिंग दैट कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। ये याद रखना, ये आपसे पूछेगा स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में कि जितना भी मूवमेंट्स है ना, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, सॉरी, हाँ, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है, ये मूवमेंट ही है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट है। ये ऐसा मूवमेंट है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब कि लोकेशन का चेंज होता है, प्लेस का चेंज होता है। तो ये ऑल लोकेशंस आर मूवमेंट, मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, यही पूछा जाता है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में पूछेंगे, ध्यान देना। देखो सोचो ना, ये देखो इस तरह से हम अगर मूवमेंट कर रहे हैं, टंग का मूवमेंट कर रहे हैं, जॉ का मूवमेंट हो रहा है, देखो जॉ का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन लोकेशन का चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर यही हम दौड़े चले, इस समय इस देखो दौड़ेंगे चलेंगे तो यहाँ भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब कि लोकेशन का चेंज हो रहा है। तो जिस मूवमेंट में लोकेशन का चेंज होगा उसको लोकोमोशन कहेंगे, और वैसा मूवमेंट जिसमें लोकेशन का चेंज नहीं, वो मूवमेंट ही है। ओके ना, यही कह रहा है कि जितना भी लोकोमोशन है सारा मूवमेंट होता है, लेकिन सारा मूवमेंट जो होता है वो लोकोमोशन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले, सबको याद रखना। अब देखो, हाँ, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कह रहे हैं कि मूवमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स, 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं। एक होता है अमीबॉइड। अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, अब शुरू होना शुरू हो गया। देखो मूवमेंट कितने टाइप्स के मूवमेंट होते हैं बाबू, 3 टाइप्स के होते हैं। एक अमीबॉइड मूवमेंट होता है, दूसरा सिलेरी मूवमेंट होता है, तीसरा मस्कुलर मूवमेंट होता है। अब हमको देखना है कि अमीबॉइड मूवमेंट किस में होता है, सिलेरी मूवमेंट किस में होता है, मस्कुलर मूवमेंट किस में होता है, ये पूछा जाता है, तो हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, देखो एक एक करके मैंने बगल में लिख भी दूंगा, उसको बस याद रखना। जैसे कह रहा है कि सम स्पेशली सेल्स इन आवर बॉडी, some especially cells in our body like macrophage and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement। amoeboid movement किस में होता है बाबू, ये पूछेगा जरूर। ये तीनों मूवमेंट जो देखो 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट था, अमीबॉइड, सिलेरी एंड मस्कुलर, तो तीनों मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है ये पूछा जाता है। पहले देख लेते हैं अमीबॉइड मूवमेंट कहाँ होता है। अमीबॉइड मूवमेंट, तो अमीबॉइड मूवमेंट आपको होगा, कहाँ होगा अमीबॉइड मूवमेंट, तो इसका एग्जांपल होगा मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स, ये याद रखना किस किस तीनों मूवमेंट किस किस ऑर्गेनिज्म में होगा, ये सब चीज याद रखना। नेक्स्ट है इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड, इट इज अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अमीबा। ये तो आपको पता है कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म मैंने शुरू में ही बता दिया था कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अमीबा में होता है। देखो ये भी पूछ देगा आपको कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म कहाँ होता है, तो अमीबा में होता है, वही चीज यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आएंगे, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द अमीबॉइड मूवमेंट। ये आपको स्टेटमेंट में आएगा, कहेगा ये ऑप्शन राइट करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। ये देखो साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है किसमें, अमीबॉइड मूवमेंट। इसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, जरूरी है, ये पूछा जाता है। किसका, माइक्रोफिलामेंट का। माइक्रोफिलामेंट क्या है, साइटोस्केलेटन है, इसका क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होता है इसमें, इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। ये भी पूछा जाता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे अमीबॉइड मूवमेंट देख लिए, नेक्स्ट हम लोग मूवमेंट देखें क्या, सिलियरली मूवमेंट। ठीक है, तो देखो सिलियरली मूवमेंट कह रहा है कि ऑकर्स, देखो यहाँ पे
अब सिलेरी मूवमेंट के बारे में कह रहा है कि ऑकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स विच आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। कह रहा है सिलेरली मूवमेंट जो होगा शरीर में जितना भी सारा इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है जो कि सिलेरी एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होता है उसमें आपका सिलेरली मूवमेंट होगा, सिलेरली मूवमेंट होगा, ठीक ना। जैसे देखो, जैसे ट्रेकिया भी, जितना भी अक्सर जितना भी ट्यूबुलर एरिया है ना मेरे बॉडी के अंदर, जितना भी ट्यूबुलर ऑर्गन है लगभग जो जो सिलेरी एपिथेलियम से लाइंड है उसमें क्या होगा, सिलेरली मूवमेंट होगा। जैसे देखो द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सिलिया इन द ट्रेकिया हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल, help in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with atmospheric air, यही सब चीज है। और दूसरा क्या है, पैसेज ऑफ एयर, सॉरी पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरली मूवमेंट। देखो सिलियरली मूवमेंट का भी ध्यान रखेंगे, सिलियरली मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है, सिलियरी मूवमेंट, सॉरी सिलियरी मूवमेंट पढ़ेंगे ना कि एलओआई आगे। सिलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ होता है, ये आपको होता है दो जगह एनसीईआरटी में दिया हो तो नीट में भी लगभग दो ही जगह पूछेगा। एक कहाँ होगा, मूवमेंट ऑफ सॉरी इन ट्रेकिया में होगा। ट्रेकिया में क्या करता है कि जो भी हम फॉरेन बॉडी सांस के द्वारा ब्रीदिंग के द्वारा अंदर लिए उस फॉरेन बॉडी को बाहर निकालने का काम करता है कौन, सिलिया, जो कि ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्या होगा, पैसेज ऑफ ओवा, पैसेज ऑफ ओवा, ओवा का मूवमेंट जो फेलोपियन, और पैसेज ऑफ ओवा का पैसेज कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब है। तो फेलोपियन ट्यूब में जो ओवा जिस होकर ओवा गुजरेगा, ओवा को एक जगह से दूसरी जगह तक कौन लाएगा, मान लेते हैं फेलोपियन ट्यूब का जो हम लोग स्ट्रक्चर्स देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवा रहता था, तो ओवा से एम्पुला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता था कहाँ होता था, एम्पुला रीजन्स में होता था। तो एम्पुला तक ओवा कैसे आएगा, सिलिया लेके आएगा फेलोपियन ट्यूब में। तो वही कह रहे हैं कि पैसेज ऑफ ओवा में भी कौन सा मूवमेंट होगा आपका, कौन सा मूवमेंट होगा, पैसेज ऑफ ओवा में भी आपका सिलियरी मूवमेंट होगा। दो चीज देख लिए, चले अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मस्कुलर मूवमेंट जो कि जनरल चीज है। ये सब किसके द्वारा होता है, हाथ घुमाना। लिम्स मतलब होता है, दो लिम्स होता है हम लोग के पास, अपर लिम एंड लोअर लिम। अपर लिम मतलब आपका हैंड हो गया, और लोअर लिम मतलब आपका फुट हो गया, ओके। तो देखो ये वाला मूवमेंट कौन सा है, मस्कुलर मूवमेंट। ये जो हम लोग मुंह खोलते हैं बंद करते हैं कौन सा मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है। आंख को जो खोलते हैं बंद करते हैं कौन सा मूवमेंट है, सारे चीज मस्कुलर मूवमेंट है, ओके। जिसमें वैसा मूवमेंट जिसमें मसल्स का टेक्स पार्ट हो या मसल्स भाग ले, तो वही है। इसको तो याद करने की कोई जरूरत नहीं, वो आप जनरली समझ जाओगे। क्या है कि मूवमेंट ऑफ आवर लंग जीव टंग्स रिक्वायर्स मस्कुलर मूवमेंट, ओके। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछता है कि मसल्स का कौन सा प्रॉपर्टीज होता है वो लोकोमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मसल्स का कौन सा प्रॉपर्टी मस्कुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो चीज पूछा जाता है। हम जब तैयारी करते थे तो मेरे से भी पूछा गया था टेस्ट में, मैं गलती करके आया था, आप लोग गलती मत करना। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स जो होता है वो उसका ये प्रॉपर्टीज होता है, यूज होता है किसमें, लोकोमोशंस में। मसल का कौन सा प्रॉपर्टी आपका जो होता है कि लोकोमोशंस में मदद करता है मूवमेंट में, मसल्स का कॉन्ट्रेक्टाइल करने का, जो कॉन्ट्रैक्शन करने का जो प्रॉपर्टी होगा ना, यही आपको मदद करता है मूवमेंट में। का कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी मूवमेंट में मदद करता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बहुत सारे ऑप्शन देगा आपको, इलास्टिसिटी दे देगा, ऑटोरेडमिसिटी दे देगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दे देंगे। तो आपको याद रखना कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, ओके। चलिए इतना जरूरी था, इस तीनों में तीन प्रकार के मूवमेंट्स था। कौन कौन सा मूवमेंट था, अमीबॉइड मूवमेंट था, दूसरा सिलियरी मूवमेंट था, तीसरा मस्कुलर मूवमेंट था। अमीबॉइड मूवमेंट किस किस में होता है, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको उसको दोहरा देता हूँ, बगल में लिख भी दिया हूँ, आप भी लिख लो। एनसीईआरटी में पेज छोड़ा रहता है, आगे में यही लिखने के लिए रहता है। अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होगा, मैक्रोफाज में होगा, ल्यूकोसाइट्स में होगा। इसमें क्या होता है, अमीबॉइड मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है। कौन सा माइक्रोफिलामेंट का रोल होता है अमीबॉइड मूवमेंट में। सिलियरी मूवमेंट का किस किस में होता है, ट्रेकिया में होता है, पैसेज ऑफ ओवा में होता है। और मसल्स का मूवमेंट तो आपको देखो, लिम्स का मूवमेंट, टंग्स का जो मूवमेंट हो रहा है, अपर लोअर सॉरी ये जॉ का जो मूवमेंट और किसके द्वारा हो रहा है, टंग्स के द्वारा हो, सॉरी मसल्स के द्वारा हो रहा है। आई का मूवमेंट किसके द्वारा हो रहा है, मसल्स के द्वारा हो रहा है। ये सारे चीज है
है। इंपॉर्टेंट लाइन एक ये भी है कि मसल्स का कौन सा प्रॉपर्टी आपको मूवमेंट में भाग लेता है, कौन सा प्रॉपर्टी का रोल, कौन सा प्रॉपर्टी मसल्स का भाग लेता है किसमें, मूवमेंट में, तो कौन सा होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मसल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मसल्स। चलिए हम लोग ने सिलिया देख लिया, सिलियरली मूवमेंट तो देख लिया। एक होता है कि फ्लेजला मूवमेंट, जिसमें फ्लेजला के द्वारा मूवमेंट होगा। ओके, तो देख लेते हैं कि फ्लेजला मूवमेंट का क्या काम होता है। तो ये भी पूछेगा, फ्लेजला मूवमेंट हेल्प इन स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम, स्पॉन्जेज एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना। प्रोटोजोन मूवमेंट मैंने टाइप्स ऑफ मूवमेंट में नहीं पढ़ाया और एनसीईआरटी में भी नहीं माना है इसको। तो देखो फ्लेजलर मूवमेंट पूछेगा किस किस में होता है, फ्लेजलर ये पूछा जाता है। फ्लेजलर मूवमेंट किस किस में होता है, फ्लेजलर मूवमेंट कौन कौन से किस किस में होता है। एक होता है किसमें, देखो स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट में कौन सा मूवमेंट भाग लेता है, फ्लेजलर मूवमेंट। ओवा के मूवमेंट में कौन सा, ओवा का जब मूवमेंट होता है तो उसमें कौन सा मूवमेंट भाग लेता है, सिलियरी मूवमेंट। जब फ्लेजला का सॉरी स्पर्म का मूवमेंट होगा तो फ्लेजला, ओवा का मूवमेंट होगा तो सिलिया। याद रखना स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, दोनों में डिफरेंट है, स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट क्या था कि यूग्लिना में भी होता है एंड स्पंज में, ये तीनों जगह क्या होता है आपको, स्पंज में जो कैनाल सिस्टम होता है, इन तीनों में क्या होता है, फ्लेजलर मूवमेंट होता है। याद रखना जरूरी है। चलिए एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आ गया कि जो मसल्स है आपका, ये स्पेशली मीजोडर्मल ओरिजिन है। मसल्स कैसा ओरिजिन है, ये लाइन आपको याद रखना। आप जो जो लाइन हम बोलेंगे उसको हम लिख भी देते हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन रहता है उसको मैं लिख भी देता हूँ, तो उसको ध्यान से पढ़ो, या याद रखना। जिस चीज को मैं लिख दूं ना उसको तो याद रखना ही रखना है। मसल्स कौन सा ओरिजिन है, इक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या इंडोडर्मल। ये कौन सा ओरिजिन है, मीजोडर्मली ओरिजिन है, मीजोडर्मली डराइव्ड है। ठीक है, और ये मसल्स कितना प्रेजेंट होता है, लगभग अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स। मसल्स कितना परसेंट बॉडी में प्रेजेंट है टोटल वेट का, 40 से 40 to 50% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आपके बॉडी वेट का लगभग 40 से 50% क्या होते हैं, मसल्स होते हैं टोटल बॉडी वेट। ये सब सारे चीज याद रखना। देखो मैंने बताया था कि मसल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टी होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखो मसल्स के पास स्पेशल प्रॉपर्टी होता है, एक्साइटेबिलिटी होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी रहता है, एक्सटेंसिबिलिटी रहेगा और इलास्टिसिटी रहेगा। यही ऑप्शन में पूछा जाता है कि मसल्स का कौन सा प्रॉपर्टी आपको मूवमेंट में भाग लेता है, और इसमें आपको चारों ऑप्शन दे देगा, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। तो कौन सा प्रॉपर्टी भाग लेता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी होता है ये मसल्स के मूवमेंट में भाग लेता है। ओके, देखो मसल्स के होता है, मसल्स को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, बेस्ड ऑन दे पूछता है कि मसल्स को 3 भागों में बांटा गया है, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स और कार्डियक मसल्स। किसके बेसिस के आधार पे बांटा गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशंस के आधार पे मसल्स को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सा, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स, तीसरा होगा कार्डियक मसल्स। ओके, अब तीनों मसल्स को एक एक करके पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये सारे मसल्स, ध्यान देके देखो देखो और लिखते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ। स्केलेटल मसल्स के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो स्केलेटल मसल्स होता है वो क्लोजली एसोसिएटेड होगा स्केलेटल एलिमेंट ऑफ द बॉडी, स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, मतलब कि स्केलेटन से क्लोजली एसोसिएटेड रहेगा, वो होगा स्केलेटल मसल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये क्या है कि स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है अंडर द माइक्रोस्कोप, इसलिए क्या कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। ये कह रहा है कि स्केलेटल मसल्स जो आपका है ना वो स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, स्ट्रिप्ड मतलब धागा की तरफ, जैसे देखो एक फिगर देख लो समझ जाओ, मान लेते ये स्केलेटल मसल्स है, तो स्केलेटल मसल्स में क्या इस तरह से स्ट्रिप प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से फिगर में भी दिया होगा शायद, देखो स्केलेटल मसल्स का फिगर शायद यहाँ नहीं दिया है,
देना तो चाहिए, हाँ टिश्यू में दिया होगा फिगर, आप एनसीईआरटी के टिश्यू में देख लो। तो वो इसमें क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स आपका होता है इसमें स्ट्रिप्ड प्रेजेंट है, देखो ना इस तरह से स्ट्रिप प्रेजेंट है, बेंड प्रेजेंट है, इसलिए क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसका जो एक्टिविटी होता है किसके कंट्रोल में होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल में। वॉलेंट्री मतलब ऐच्छिक, मतलब वो अपनी अपने इच्छा के अनुसार काम, मेरे इच्छा के अनुसार काम करेगा या मेरे इच्छा के अनुसार काम करेगा उसको वॉलेंट्री कहेंगे, मेरे इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा तो उसको इनवॉलेंट्री कहेंगे। तो स्केलेटल मसल्स क्या है, ऐच्छिक मसल्स है, मतलब इच्छा के अनुसार काम करता है। ओके ना, जैसे ये सब मसल्स हम लोग का क्या है इसके लिए, जैसे बाइसेप्स का मसल्स है, बाइसेप्स हुआ, ये ट्राइसेप्स हुआ, ये सारे मसल्स क्या है, वॉलेंट्री मसल्स है। हम जब चाहेंगे ऐसे देखो मेरे इच्छा के अनुसार सारे काम करने, तो ये सब सारे मसल्स क्या है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्या होता है एक बार आप देख लो, फिर मैं आप तीनों को कंपैरिजन कर दूंगा, ठीक है, टेबल बना के। ओके, तो ये क्या होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है इन मसल्स का, ठीक है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी किसमें इन्वॉल्व होता है, लोकोमोटरी एक्शंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विसरल मसल्स। विसरल मसल्स का जो दूसरा नाम है वो है आपका स्मूथ मसल्स। विसरल मसल्स का दूसरा नाम क्या है बाबू, स्मूथ मसल इसको बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। तो विसरल मसल जो आपका होगा ये इसका जो शेप होता है सिलेंड्रिकल होता है, कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। वही लिखा है कि विसरल मसल्स आर लोकेटेड इन, यही पूछा जाता है, विसरल मसल जो होता है कहाँ लोकेटेड है, इनर वॉल ऑफ होले विसरा ऑर्गेनम, बॉडी के अंदर जितना भी विसरा है सबका जो होलो ऑर्गेन होगा, होलो विसरल ऑर्गेन, जितना भी बॉडी का ऑर्गेन बॉडी के अंदर सब जो होता है किसके इन, उसका जो इनर वॉल होता है कौन सा मसल से बना होता है, तो वो बना होता है आपका स्मूथ मसल से या विसरल मसल। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल कहीं देख लो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को देख लो, ये सारे सब पूछा जाता है विसरल मसल्स किसके, मसल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपके बॉडी के अंदर जितना भी होलो ऑर्गन ध्यान में आए ना, तो सारी चीजें क्या होगा, विसरल मसल्स के ही बने होंगे, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ईटीसी है, ठीक है। और तीसरा बात क्या है कि इसके पास एस्ट्रिएशंस नहीं प्रेजेंस होते हैं, जिस तरह से यहाँ पे स्केलेटल मसल्स में एस्ट्रिएशंस प्रेजेंट थे ना, ये वाले रंग चेंज करता हूँ, ये वाले एस्ट्रिएशंस प्रेजेंट है इसमें, तो स्मूथ मसल्स में उस टाइप के एस्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं होते इसके पास, दे हैव नॉट एनी एस्ट्रिएशन, इसके पास एस्ट्रिएशन प्रेजेंट नहीं होता है, स्मूथ अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहते हैं या नॉन एस्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। ओके, इसका इंपॉर्टेंट एक लाइन ये होगा कि इसका जो एक्टिविटीज होगा स्मूथ मसल्स का, देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब समझे, नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल। दो देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक वॉलेंट्री होता है दूसरा इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब कि अपने अब मेरे इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं तो वॉलेंट्री, मेरे इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो इनवॉलेंट्री। तो ये जो आपका विसरल मसल्स है वो इच्छा के अनुसार काम नहीं करता, वो खुद ब खुद काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ओके, जैसे ठीक है विसरल मसल्स देख लिए। अब नेक्स्ट मैं तीनों को यहाँ पे इसमें यहाँ पे टेबल बना के समझा दूंगा, टेंशन ना लो, बस टेबल याद करोगे उसी से काम चल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट मसल्स मेरा है कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो कार्डियक मसल्स में ही नाम ही में है कार्डियक मतलब हार्ट, तो किसका मसल्स है, मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो मसल्स है वो कार्डियक मसल्स, वो नाम ही है कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो देखो कार्डियक मसल्स के पास क्या होता है, ब्रांचिंग होता है, ठीक है। बेस्ड ऑन अपीयरेंस कार्डियक, देखो अपीयरेंस के आधार पे कार्डियक मसल्स स्ट्रिएटेड होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि अपने इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। चलो देखे, देखो कार्डियक मसल्स मतलब ब्रांच होता है, मतलब समझे, टिश्यू में पढ़ोगे आप लोग, टिश्यू जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा। ये कार्डियक मसल्स का फाइबर देखो ब्रांच है ना, ये कार्डियक मसल्स है, ये ब्रांचिंग है इसका, इस तरह से प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होता है ना, स्ट्रिएटेड कभी कहीं अपीयर होता ही रहता है, मतलब कि बेस्ड ऑन अपीयरेंस दे आर स्ट्रिएटेड, उसमें स्ट्रिएशंस दिखता है लेकिन ये स्ट्रिएटेड मसल्स नहीं है, ठीक है।
तीनों मसल्स में अब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। बस आप टेबल हम अभी बता रहे हैं, टेबल याद रखना, काम हो जाएगा उससे। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी का ही टेबल बता रहा हूं। देखो 3 मसल्स था, एक स्केलेटल मसल्स था, स्केलेटल मसल्स। दूसरा कौन सा मसल्स होगा? स्मूथ मसल्स। तीसरा कौन सा मसल्स था? कार्डियक मसल्स। तीनों में डिफरेंस सीखो। ये बस टेबल याद रख लो, तीनों का एक जगह लिख के बता रहा हूं। देखो स्केलेटल मसल्स के बारे में सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे कि ये क्या था। स्केलेटल मसल्स क्या था? वॉलेंट्री मसल्स था। वॉलेंट्री एक्टिविटी मतलब अपने इच्छा के अनुसार काम कर रहा था। और स्मूथ मसल्स क्या था? नॉन वॉलेंट्री था, मतलब इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा था। और कार्डियक मसल्स भी नॉन वॉलेंट्री। ठीक है। तीसरी बात क्या कि इसके पास क्या परजेंस था? स्ट्राइप या स्ट्रिएशन परजेंट। इसके पास स्ट्रिएशन एब्सेंट। इसके पास स्ट्रिएशन परजेंट। ठीक है। और नेक्स्ट क्या कि स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम क्या है? इसको स्केलेटल मसल्स को, चूंकि इसके पास स्ट्राइप्ड परजेंट है, स्ट्रिएशन परजेंट है, इसलिए इसको स्ट्रिएटेड मसल भी कहेंगे। और स्मूथ मसल्स का दूसरा नाम विसरल मसल्स कहेंगे। और कार्डियक मसल्स का दूसरा नाम कुछ नहीं। ठीक है। स्टेशन एब्सेंट, इसमें परजेंट होता है, बाकी में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट ये परजेंट कहाँ कहाँ परजेंट होता है? ये परजेंट होगा आपके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये जितना भी स्केलेटल मसल से अटैच्ड मसल होगा सारे। और ये क्या होगा? स्मूथ मसल्स, तो होलो विसरा ऑर्गेन। शरीर के अंदर जितना भी होलो ऑर्गेन है सारे जो होता है वो स्मूथ मसल्स के ही बने होता है। होलो विसरल ऑर्गेन। तो होलो विसरल ऑर्गेन मतलब एग्जांपल, मतलब परजेंट इन, यहाँ लिख दो परजेंट इन यहाँ, इसमें होलो विसरल ऑर्गेन किस किस में एग्जांपल बोलो? तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल एंड जेनिटल ट्रैक्ट, इतना याद रख लो, इसी से काम चल जाएगा। और तो ये कहाँ हो? ये ब्रांचिंग होता है, ये भी याद रख लो। कार्डियक मसल्स क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? हार्ट में, नाम है कार्डियक मसल्स। ठीक है। तीनों मसल्स देख लिए, दोनों में कंपैरिजन कर लिए, इतना कर लो नीट के लिए काफी है। ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे स्केलेटल मसल्स को, डिटेल में देखना है यहाँ पे, क्योंकि नाम ही है लोकोमोशंस। देखो लेट अस एग्जामिन स्केलेटल मसल डिटेल टू अंडरस्टैंड, वो सब चीज कुछ नहीं। हाँ अब देखो, कह रहा है कि ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल्स और fascicles held together by common collagenous connective tissue layer called fascia। एक चीज याद रख लो, जितना भी स्केलेटल मसल्स होता है वो एक स्केलेटल मसल जो होता है वो अकेला मसल्स नहीं, उसको जो होता है बहुत सारे मसल बंडल मिलके क्या करता है? बहुत सारे मसल्स बंडल मिलके एक मसल्स फाइबर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि ये देख लो, फिगर में देखो, जो फिगर में देखो, एक ये मसल्स बंडल है, देख लो, ये एक मसल्स बंडल है, ये दूसरा मसल्स बंडल्स है, मसल बंडल है, ये तीसरा, डिफरेंट बहुत सारे मसल बंडल मिलके आपको, बहुत सारे मसल्स बंडल मिलके एक स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो मसल बंडल होता है एक दूसरे से किसके द्वारा कनेक्टेड रहता है? तो कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको क्या कहते हैं? फेसिया। क्या कहते हैं? फेसिया। ठीक है। और तीसरा बात की, जितना भी आप देखो फेसिया मसल्स बंडल, अब मसल्स बंडल भी अकेला नहीं होता, तो मसल्स बंडल नाम ही है बंडल, ये बंडल में होता है। किसका बंडल होता है? तो नंबर ऑफ मसल्स फाइबर, ईच मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल्स फाइबर। ये जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक बहुत रिविया है। देखो
देखो मैं ऑर्डर समझा देता हूं। मसल फाइबर्स मिल के क्या बनाएगा, मिलकर क्या बनाएगा, मसल बंडल। बहुत सारे मसल्स बंडल मिलके मसल बंडल मिलकर क्या चीज बनाएगा, मसल्स बनाएंगे। यहाँ पे स्केलेटल मसल्स की बात कर रहे हैं तो स्केलेटल मसल्स बनाएगा। ये स्केलेटल मसल्स किसके द्वारा बना होता है, स्केलेटल मसल्स के पास क्या होता है, बहुत सारे मसल्स बंडल प्रेजेंट होते हैं। मसल बंडल का दूसरा नाम भी आपको पूछ देगा, नीट ये पूछता है, जिसको क्या बोलते हैं, फेसिकिल्स। मसल्स बंडल का दूसरा नाम क्या है, फेसिकिल्स, ये पूछता है। और ये मसल्स बंडल जो होता है एक दूसरे के द्वारा कैसे कनेक्ट होता है, तो कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं फेसिया। और मसल बंडल के पास क्या होता है, बहुत सारे मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो कि देखो ना, मसल्स फाइबर, बहुत सारे मसल्स फाइबर मिलके क्या बनाएगा, मसल बंडल। बहुत सारे मसल्स बंडल मिलके क्या बनाएगा, मसल्स बना देगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो कि जो मसल्स बंडल रहता है ये पूछता है, इसलिए मैं लिख देता हूं, मसल बंडल्स जो होता है वो कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फेसिया बोलते हैं। इंपोर्टेंट लाइन पूछता है, फेसिकिल्स किसको बोलते हैं, मसल्स बंडल का दूसरा नाम है। ओके, जैसे देखो ये फिगर में ही देखोगे तो फिगर को भी देख लो ना, ये आपका स्केलेटल मसल्स का फिगर है, ये सारे देखो, इसके पास क्या है, बहुत सारे मसल्स बंडल। एक ये मसल्स बंडल हो गया, दूसरा ये मसल्स बंडल हो गया, तीसरा ये मसल्स बंडल हो गया, चौथा यही है। और मसल्स बंडल के पास क्या है, बहुत सारे मसल्स फाइबर प्रेजेंट है, ये देख लो। बहुत सारे मसल्स फाइबर मिलके क्या बनाए, मसल बंडल। बहुत सारे मसल्स बंडल मिलके क्या बना दिया, मसल्स बना दिया। और देखो इसी में क्या प्रेजेंट है, अब देखो ये सब ब्लड कैपिलरीज भी इसी में प्रेजेंट है। और इसका सार्कोलीमा मतलब देखो ना, अब ये मसल्स फाइबर है ना, मसल्स फाइबर है तो वो भी सेल है। तो मसल फाइबर का जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, जैसे सेल का आउटर मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी तरह से प्लाज्मा से मसल्स फाइबर का जो आउटर लेयर होगा उसको हम लोग सार्कोलीमा कहते हैं। शायद आगे है, आगे एनसीईआरटी पढ़ देता हूँ, उसके बाद फिगर पे आएंगे। वही कह रहा है ना, प्रत्येक मसल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ईच, लिखा है ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा। प्रत्येक मसल्स फाइबर जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होता है, जिसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, जिसके अंदर सार्कोप्लाज्म होता है। जैसे देखो ना, सेल का प्लाज्मा में, सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म। इसी तरह से इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे क्या, सार्कोलीमा बोलेंगे। और सार्कोलीमा के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज देख लिए। मसल्स फाइबर का जो आउटर प्लाज्मा मसल फाइबर जो होता है किसके द्वारा लाइंड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा लाइंड होता है, उसका दूसरा, उसको क्या कहते हैं, सार्कोलीमा कहते हैं। और सार्कोलीमा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इतना याद रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है कि, नेक्स्ट कह रहा है कि मसल फाइबर इज सिंकाइटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मेनी न्यूक्लियर। कह रहा है कि आपको जो मसल्स फाइबर्स होता है वो सिंकाइटियम होता है। इसका मतलब कि एक मसल्स फाइबर्स में बहुत ज्यादा मतलब बहुत बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक मसल, पहले ये देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं। देखो मसल्स फाइबर है ये, एक मसल्स फाइबर को उठाओगे, ये जैसे देखो यहाँ पे इस मसल्स फाइबर को उठा के लाए, ये उठा हुआ है ना मसल्स फाइबर। अब मसल्स फाइबर का जो ये वाला मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे, सार्कोलीमा। देखो बोला है इसको सार्कोलीमा। और इसके अंदर में जो प्रेजेंट होगा, सार्कोलीमा के अंदर में जो प्रेजेंट होगा इसको क्या बोलेंगे, ये वाला को सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। ओके, ये फिगर पूछ सकता है तो ध्यान देना। अब देखो, अब मसल्स फाइबर के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल्स फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। ओके, कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस कौन है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स फाइबर का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम बदल हो गया, मसल्स फाइबर का जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका क्या नाम है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये क्या करता है? तो कैल्शियम का स्टोरेज करता है। मसल्स फाइबर के देखो, कैल्शियम का स्टोरेज कौन करता है? कैल्शियम का स्टोरेज कौन करता है? स्टोरेज कौन करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल्स फाइबर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन क्या है कि कह रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स। मैंने बताया था सार्कोलीमा, पता है आपको किसको बोलते हैं सार्कोलीमा? देखो, मसल्स फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं, और सार्कोलीमा जिस एरिया को इनक्लोज करता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। सार्कोप्लाज्म मसल्स फाइबर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है? तो मसल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है? तो प्रेजेंस ऑफ मायोफाइब्रिल्स, एक फाइबर्स प्रेजेंट होता है जो कि पैरेलली अरेंज्ड होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मसल्स फाइबर पूछेगा आपसे। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द मसल्स फाइबर? प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट इन सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, इसी का नाम है मायोफिलामेंट। आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा, नीट में एक पूछा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मायोफाइब्रिल, प्रेजेंट ऑफ मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल का जो प्रेजेंट होगा, मायोफाइब्रिल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स फाइबर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मायोफाइब्रिल। ओके, अब देखो मायोफाइब्रिल के बारे में। मायोफाइब्रिल क्या आता है? एक ये बैंड है, यहाँ पे लिखा हुआ ना पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट है। मायोफाइब्रिल कुछ नहीं, पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट होता है जो कि सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है मसल फाइबर के। ओके, तो अब नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक मायोफाइब्रिल जो होता है, ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। क्या होता है? प्रत्येक मायोफाइब्रिल के पास क्या होता है? अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होता है। ठीक है, अल्टरनेट ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि प्रत्येक मायोफाइब्रिल के पास क्या होता है? एक अल्टरनेट डार्क होता है, उसके बाद लाइट बैंड होगा, उसके बाद फिर डार्क, उसके बाद फिर लाइट बैंड, यही इसी अल्टरनेट मतलब यही हुआ। तो कह रहा है कि डिटेल्ड स्टडी ऑफ द मायोफाइब्रिल हैज एस्टैब्लिश्ड दैट स्टेटेड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। देखो, इसके पास मायोफाइब्रिल के पास दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन। ओके, तो जो देखो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका स्केलेटल मसल्स है ना, उसमें जो आपका स्ट्रिएशंस होता है, किसके द्वारा स्ट्रिएशंस होता है? तो किसके द्वारा स्ट्रिएशंस होता है? ये होता है, लिखो, देखो लिखा हुआ है that striated appearance is due to the distributions of the pattern of two important protein, actin and myosins। आपको क्वेश्चन से पूछेगा कि स्केलेटल मसल्स का जो स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स में, किसके द्वारा प्रेजेंट, क्यों होता है प्रेजेंट? तो क्यों होता है प्रेजेंट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। कौन कौन सा? एक्टिन एंड मायोसिन। अब हम एक एक करके हम देखेंगे एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में। एक्टिन एंड मायोसिन्स। देखो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लाइट बैंड होगा उसके लाइट बैंड कंटेन्स एक्टिन एंड इज कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड। ओके, जबकि डार्क बैंड के को क्या कहते हैं? ए और एनाइसोट्रोपिक बैंड कंटेंट मायोसिन, कंटेंट मायोसिन। चलिए इसको हम आराम से लिख के समझा देते हैं, आप समझ जाओगे। देखो, दो प्रकार के बैंड होगा, एक होता है व्हाइट बैंड, दूसरा होता है डार्क, सॉरी लाइट बैंड। हम लोग पढ़े ना यहाँ पे कि जो मायोफाइब्रिल्स जो होता है
इसके पास क्या है, ईच मायोफाइब्रिल एज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। डार्क बैंड किसके कारण से होता है और लाइट बैंड किसके कारण से होता है, ये सारे चीज देखते हैं हम लोग। तो देखो वहां पे लिखा हुआ है कि जो आई बैंड होता है, आई बैंड, लाइट बैंड, लाइट बैंड के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, बैंड कहते हैं। इसीलिए इसको क्या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम बोलो ना आइसोट्रोपिक बैंड, या इसी को आई बैंड कहते हैं। ठीक है, जो डार्क बैंड होता है इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है। और इसका मायोसिन प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, या इसी का शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे ए बैंड कहते हैं। आई बैंड किसको बोलते हैं, लाइट बैंड को। ए बैंड किसको बोलते हैं, डार्क बैंड को। ये सब चीज पूछा जाता है। लाइट बैंड का दूसरा नाम, आई बैंड को ही क्या कहते हैं, लाइट बैंड कहते हैं। और ए बैंड को ही क्या कहते हैं, डार्क बैंड कहते हैं। ओके, पूछता है। और लाइट बैंड के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है। और डार्क बैंड के पास क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो कि नेक्स्ट है कि बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल होता है। ठीक ना, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रोड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर आल्सो द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल। वही देखो यही है मायोफाइब्रिल का आपका स्ट्रक्चर्स, मसल्स फाइबर के यही स्ट्रक्चर्स है। ये देखो ना, डार्क बैंड है ये वाला, डार्क आपका हुआ, ये आपका फिर व्हाइट हो गया, फिर ये डार्क हो गया, ये व्हाइट अल्टरनेट प्रेजेंट होगा। व्हाइट को बोलेंगे आई बैंड और डार्क को बोलते हैं ए बैंड। तो ये आपका ए बैंड और आई बैंड क्या होता है, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होता है। देखो, और इस तरह से रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। देखो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, ये कह रहा है कि both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also to longitudinal axis of the myofibrils। ठीक ना, तो नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपका एक्टिन फाइबर फिलामेंट्स होगा वो थिनर होगा एज कंपेयर टू द मायोसिन फिलामेंट, हेंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन एंड थिक बैंड। ओके, एक चीज देख लो कि एक्टिन बैंड का एक और नाम बोला जाता है, एक्टिन को या आइसोट्रोपिक या आई बैंड को एक और नाम बोलेंगे, क्यों, देखो दो प्रकार के बैंड हम लोग सीखे अभी, आई बैंड और ए बैंड। तो आई बैंड के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन। आई बैंड के पास क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट होता है। तो एक्टिन क्या होता है, थिन होता है, एक्टिन थिन होता है, इसलिए आई बैंड को क्या बोलते हैं, थिन फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए बैंड। तो ए बैंड के पास क्या होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है। और मायोसिन कैसा होता है, वो थिक होता है, इसलिए ए बैंड को एक और नाम बोलते हैं हम लोग, थिक बैंड। ठीक है, इतना सारे चीज हम लोग ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन द सेंटर ऑफ each आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट्स इट। देख लो, इसको देखो कि देखो ये आपका आई बैंड है। आई बैंड कैसा होता है, लाइट बैंड होता है आई बैंड, और ए बैंड डार्क होता है। तो आई बैंड के देखो बीच में, आई बैंड के बीच में आपका, आई बैंड के बीच में ये देखो एक बैंड प्रेजेंट है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये देख लो प्रेजेंट है, जो इसको आई बैंड को दो भाग में बांट रहा है, इसी को क्या कहते हैं, जेड बैंड, जेड बैंड, जेड लाइन, सॉरी जेड लाइन। ठीक है, तो यही कह रहा है यहाँ पे कि द इन द सेंटर ऑफ आई बैंड, ये सेंटर ऑफ आई बैंड, आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है जिसको क्या कहते हैं, जेड लाइन, जो इसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, दो भागों में बांट देता है।
ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच्ड टू द जेड लाइन। अब देखो नेक्स्ट, the thick filament in the A band are also held together in the midline of this band by the thin fibrous membrane called M line। अब देखो एक और चीज आ गया, एक और चीज क्या आ गया, देखो ये वाला बात है, ये आपका क्या है, डार्क बैंड है टोटल, ये वाला क्या है, डार्क बैंड है ना, ये दोनों। तो डार्क बैंड के बीच में देखो कि एक एरिया प्रेजेंट है, लिखो, लिखा है ना, ए बैंड आल्सो टू मिड लाइन ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन। देखो ए बैंड के बीच में भी ये दोनों ए बैंड है ना, पूरा ए बैंड, ये पूरा ए बैंड है, ये पूरा ए बैंड है। तो ए बैंड के बीच में क्या, देखो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम लाइन बोलते हैं। एक चीज यहां से चीज सीखे आप कि जो आई बैंड के बीच में, आई बैंड के बीच में जो इलास्टिक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होता है, कहां लिखा हुआ, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है, आई बैंड के बीच में इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। और ए बैंड के बीच में जो फाइबर होगा, ए बैंड के बीच में जो फाइबर होगा, फाइबर होगा, उसको हम क्या, कौन सा फाइबर, ये भी पूछता है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, मतलब कुछ नहीं, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग कहेंगे एम लाइन। एक चीज याद रखे कि आई बैंड के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, आई बैंड को दो भागों में कौन बांटेगा, जेड लाइन। ए बैंड को दो भागों में कौन बांटता है, तो एम लाइन। ओके, यहाँ देख लो, ये आपका डार्क बैंड है, ये टोटल, ये वाला पूरा टोटल डार्क बैंड है, उसके बीच में देख लो ये वाला पोर्शन, इसको दो भाग में बांट रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो क्या कह रहा है कि द पोर्शंस ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड सार्कोमियर। इंपोर्टेंट लाइन आ गया है कि सार्कोमियर किसको बोलते हैं, द पोर्शंस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इज कॉल्ड सार्कोमियर। आपसे पहले पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कौन है, तो वो है आपका सार्कोमियर। और ये सार्कोमियर किसको बोलते हैं, जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। सक्सेसिव जेड लाइन, ये वाला फिगर, इस वाले फिगर से देखो, ऊपर वाले फिगर्स को नीचे बनाया गया है, ये देखो जेड लाइन है, ये वाला जेड लाइन है, और ये जेड लाइन है आपका। देखो दो जेड लाइन के बीच में, सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर, मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। और सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है, ठीक है। क्या क्या चीज देखे, सार्कोमियर किसको बोलते हैं, द पोर्शंस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स व्हिच आर प्रेजेंट सक्सेसिव प्रेजेंट्स बिटवीन सक्सेसिव जेड लाइन, वही देखो लिखा है ना, द पोर्शंस ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसीडर्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर भी देख लिए। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, इन अ रेस्टिंग स्टेज द एज ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवर। हाँ देखो ये कह रहा है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, जब वो रेस्ट स्टेज में रहेगा ना मसल्स, तो उस समय क्या होगा कि थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ द थिक फिलामेंट partially overlap the free end of the thick filament and leaving the central part of the thick filament। दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि नॉट ओवरलैप्ड होगा थिन फिलामेंट को, उसको हम कहते हैं एच जोन। चलो हम सिखाते हैं आपको एक एक करके। देखो ये आपका जो ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपके ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये है आपका थिन फिलामेंट या आई बैंड, समझो। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको बोलेंगे थिक फिलामेंट। ध्यान से देखो, फिगर देखो, उसे समझ जाओगे। एक चीज देख रहे हो कि जो थिक फिलामेंट का एक ऐसा जगह है जिसको थिन फिलामेंट कवर नहीं कर रहा है,
ये आपका थिन फिलामेंट है, ये वाले थिन फिलामेंट है। ये देखो थिक फिलामेंट को कवर नहीं कर रहा है इस एरिया को। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया जो थिक फिलामेंट का ऐसा एरिया जो कि क्या है, कवर नहीं है थिक फिलामेंट के, थिन फिलामेंट के द्वारा, उसको क्या बोलेंगे, एच जोन बोलते हैं। यही चीज लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा है ना, लिखा हुआ यहाँ पे द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, लिखा हुआ कहाँ है कि देखो, इन रेस्टिंग एक्सटेंट द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप करेगा किसको, फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट, पार्शियली ओवरलैप करेगा। देखो ये आई बेंड है, वो क्या किया, थिक फिलामेंट के फ्री एंड को ओवरलैप किया, लेकिन एक ऐसा एरिया है थिक फिलामेंट, और लिविंग करेगा सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट को छोड़ देगा और उसके इंड पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट को कवर करेगा। ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट को कवर नहीं किया ना, थिक फिलामेंट के सेंट्रल पार्ट को जो आई बेंड कवर नहीं किया, थिन फिलामेंट कवर नहीं किया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एच जोन बोलेंगे। जैसे देखो, मान लो ना, एक आसान तरीका समझा रहा हूं, देखो ये आपका जेड लाइन है, इनके बीच में क्या हो, ये वाला क्या हो, ये वाला आपका थिन फिलामेंट है, ये भी आपका थिन फिलामेंट है, ये भी थिन फिलामेंट है, और इसके बीच में क्या है, ये वाला थिक फिलामेंट। ध्यान दो, बस समझो फिगर से, ये आपका थिक फिलामेंट है, फिगर्स देखो फिर उसको समझना, ये आपका थिक फिलामेंट है, ये आपका थिन फिलामेंट है। तो थिन फिलामेंट देखो क्या रेस्टिंग स्टेज में पूरा थिक फिलामेंट को कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, इतना सेंट्रल रीजन को छोड़ दे रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, इंडे पार्ट को कवर किया, थिक फिलामेंट के इंड पार्ट को कवर किया और सेंटर पार्ट को छोड़ दिया। ये जो सेंटर पार्ट को छोड़ दिया, जिसको थिन फिलामेंट कवर नहीं कर रहा है, जो कवर एरिया नहीं है थिक फिलामेंट का, उसको हम लोग क्या कहे, एच जोन के। एच जोन क्या है, एच जोन क्या है, एच जोन क्या है, एच जोन के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे एच जोन के बारे में, एच जोन तो ये हो गया मिडिल पोर्शंस ऑफ द थिक फिलामेंट, मिडिल पोर्शंस ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट का मिडिल पोर्शंस फिलामेंट जो जो विच इज नॉट कवर्ड बाय थिन फिलामेंट, देखो मिडिल पोर्शन सब, ये देखो ये वाला थिक फिलामेंट है, इसका जो मिडिल पोर्शन होगा वो थिन फिलामेंट के द्वारा कवर नहीं होगा, उसी को बोलेंगे एच जोन। तो वही मिडिल पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट विच इज नॉट कवर्ड बाय द थिन फिलामेंट इज नोन एज एच जोन। यहां तक समझ गए, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन मतलब कि हम लोग पढ़ेंगे एक्टिन मायोसिन के बारे में, एक्टिन का कैसा स्ट्रक्चर है, मायोसिन का कैसा स्ट्रक्चर है। तो देखो ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड ऑफ, प्रत्येक जो एक्टिन फिलामेंट होता है, ईच एक्टिन, एक्टिन का दूसरा नाम थिन फिलामेंट, किससे बना होता है, टू एफ एक्टिन्स जो कि हेलिकली वुंड टू ईच अदर, एक दूसरे से देख रहे हो ये कवर कर रहा है ना, ये इसी को नाम है एफ एक्टिन, ठीक है। अब प्रत्येक एफ एक्टिन जो होगा, प्रत्येक एफ एक्टिन क्या होगा, ईच एफ एक्टिन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन्स। देखो पहली बात की जो एक्टिन के पास क्या होता है, एक्टिन के पास क्या होता है, टू एफ एक्टिन, टू एफ एक्टिन से बना होता है, और प्रत्येक एफ एक्टिन क्या होगा, ईच एफ एक्टिन, एक्टिन कैसे बना होगा, ये क्या है एफ एक्टिन, ये पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन का, ग्लोबुलर एक्टिन का ये पॉलीमर है, देखो ना, ईच एफ एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर एक्टिन, ओके। अब देखो टू फिलामेंट ऑफ एनोदर, अब ये देखो यहां तक देख लिए कि जो प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट के पास क्या होगा, दो एफ एक्टिन प्रेजेंट है। देखो ये वाला गोला वाला जो वायर वाला स्ट्रक्चर है ना, ये सब क्या है, एफ एक्टिन है। प्रत्येक एफ एक्टिन देखो गोला वाला
प्रोटीन से बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं, सॉरी ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। ओके, अब देखो टू फिलामेंट्स ऑफ, अब देखो एक और प्रोटीन प्रेजेंट है, तो कह रहा है कि टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन्स क्लोज टू एफ एक्टिन थ्रूआउट इट्स लेंथ। अब क्या होगा, अनदर प्रोटीन कौन सा आ गया आपका, ट्रोपोमायोसिन, ये वाले प्रोटीन्स। देखो कह रहा है कि दो थिक फिलामेंटस प्रोटीन है ना, ये भी क्या एफ एक्टिन के अलोंग ही चल रहा है, एफ एक्टिन के अलोंग ही चल रहा है ये प्रोटीन, इसका क्या नाम है, ट्रोपोमायोसिन। चलिए एक और प्रोटीन का आएगा, 3 प्रोटीन के बने रहते हैं। एक और प्रोटीन का है कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ, रेगुलर इंटरवल ऑन द ट्रोपोमायोसिन, कि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल ऑफ द ट्रोपोमायोसिन। देखो ये ट्रोपोमाइंस है, ये ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है। देखो रेगुलर इंटरवल पे ये क्या, ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। समझ गए, 3 प्रोटीन देख लिए कि जो आपका एक्टिन प्रोटीन होता है, 2 एफ एक्टिन से बना होता है। दोनों एफ एक्टिन एक दूसरे को क्या करता है, कवर करता है, उंड करता है। और इसके बाद क्या होता है कि इसके पास एक और जो एफ एक्टिन होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है, सॉरी ग्लोबुलर एक्टिन से बना होता है। तो अब देखोगे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 2 और फिलामेंट प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं एक्टिन फिलामेंट में। कौन सा, तो ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्रोपोनिन। यहां तक समझ गए। अब चलो इंपोर्टेंट लाइन यहां से एक और आएगा कि जब आपका मसल्स रेस्ट में होगा तो इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ये मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर द मायोसिन्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये इंपोर्टेंट लाइन आ गया, इंपोर्टेंट लाइन ये आया कि जब आपका मसल्स रेस्ट में होगा उस समय ये ट्रोपोनिन क्या करता है, कवर करता है किसको, एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर द मायोसिन। ये याद रखना, व्हेन मसल्स प्रेजेंस एट रेस्ट, व्हेन मसल इज एट रेस्ट, उस समय क्या होगा, ये ट्रोपोनिन किसको कवर करता है, कवर्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट। देखो ये जो या जहां जहां पे ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट होता है ना, वहीं वहीं क्या होता है, मायोसिन अटैच्ड होता है। लेकिन जब वो इनएक्टिव स्टेट में होता है तो ये ट्रोपोनिन क्या करता है ना, वो जहां पे मायोसिन को अटैच होगा, मायोसिन का अटैचमेंट का साइट होगा, उसको क्या करता है, वो कवर करके रखता है। याद रखे रहेगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। एक्टिन फिलामेंट के बारे में देख लिए, अब हम लोग देखेंगे मायोसिन्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, मायोसिन के बारे में। देखो तो अब देखो ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये भी क्या होता है, प्रोटीन का पॉलीमर होता है। आइए देखो कितना बहुत सारा, कौन सा मोनोमरिक प्रोटीन का बना होता है, मेरोमायोसिन्स। मायोसिन्स किसके, कौन सा प्रोटीन का बना होता है, मेरोमायोसिन्स प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, देखो अब देखो प्रत्येक मेरोमायोसिन के पास 2 पार्ट्स होंगे, हैज 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। एक होता है ग्लोबुलर हेड एंड एक होता है शॉर्ट आर्म एंड, सॉरी एक ग्लोबुलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल। प्रत्येक देखो मायोसिन्स जो होते हैं बाबू, मायोसिन्स कौन सा प्रोटीन के बना होता है, पॉलीमर ऑफ मेरोमायोसिन। इसके कितने पार्ट है, 2 पार्ट हैं। एक देखो हेड है, हेड अलोंग विथ शॉर्ट आर्म, शॉर्ट आर्म ये क्रॉस आर्म, शॉर्ट आर्म लिखा है ये देखो ये वाले। एक ये होगा हेड आपका विथ क्रॉस आर्म, दूसरा पार्ट कौन सा होगा, टेल। ये मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर्स है। ओके, टेल, ठीक है। और ये जो आपका हेड एंड क्रॉस आर्म है, ये आपका क्या है, हेवी मोलिकुलर वेट इसका होगा, या हेवी मेरोमायोसिन से बोलेंगे इसको। और जो आपका टेल होगा वो क्या होगा, लाइट मेरोमायोसिन। वही बात लिखा हुआ है कि देखो टेल, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हेवी मेरोमायोसिन, जो हेड होगा ना कॉल्ड हेवी मेरोमायोसिन, जबकि लेटर लाइट मेरोमायोसिन। देखना ये वाले पार्ट्स हेवी नहीं लग रहे आपको, ये हेड और ये जो पहला पार्ट्स होगा हेड अलोंग विथ क्रॉस आर्म, ये हेवी मेरोमायोसिन होगा।
जो टेल होगा देखो पतला सा है, ये पतला सा है, ये क्या होगा, लाइट मेरोमाइसिन्स होगा। ओके, अब देखो मेन इंपोर्टेंट लाइन यहाँ है कि द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम एंड हैज बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। देखो ग्लोबुलर हेड क्या है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये ग्लोबुलर हेड। तो ये ग्लोबुलर हेड के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये जो ग्लोबुलर हेड होता है ये क्या है, एक ग्लोबुलर हेड क्या है, ये एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम, एन एक्टिव एटीपी एज एंजाइम है। ये कैसा एंजाइम है, एक एक्टिव एटीपी एज एंजाइम है। कौन सा, ग्लोबुलर हेड। और इसके पास किसका बाइंडिंग साइट्स है और किसका एक्टिव साइट्स है, ये पूछा जाता है। तो देखो किसका एक्टिव साइट्स है, एक्टिन का, एक्टिन बाइंडिंग साइट है और एटीपी का एक्टिव साइट्स है। देखो एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन एंड बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी। ओके सॉरी, ये जो आपका ग्लोबुलर हेड है, आप ग्लोबुलर हेड जो है आपका ग्लोबुलर हेड, वो एक चीज देखेंगे ग्लोबुलर हेड के बारे में, क्या देखेंगे, ये बाइंडिंग साइट है किसका, एटीपी का। बाइंडिंग साइट किसका है, साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना। ओके चलिए करते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिसके बारे में देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा कि which one of the following statements is correct about skeletal muscles। कह रहा है कि skeletal muscles के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट है। चलिए पहला कह रहा है कि फेसिया held together by common collagenous connective tissue layer called fascicles। गलत बात, उल्टा लिख दिया है। फेसिकल्स का दूसरा नाम होता है मसल्स बंडल, और ये मसल बंडल या फेसिकल्स ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, किसके द्वारा, फेसिया के द्वारा। देखो ये बात गलत लिख दिया, उल्टा लिखा है। जैसे देखो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, जब हम लोग मसल फाइबर पढ़ रहे थे उसी समय मैंने दिखाया था आपको। यहाँ पे ये देखो, मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल फेसिकल्स जो कि हेल्ड टुगेदर अ कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। फेसिकल्स एक दूसरे से, यहाँ पे भी लिख दिया हूं, फिर मसल बंडल्स का दूसरा नाम फेसिकल्स, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होता है कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फेसिया बोलते हैं। ध्यान देना, उल्टा कर दिया, यही सब चीज डिफरेंट करेगा। स्टेटमेंट वाइज सारे क्वेश्चंस मैंने बनाया हूं, इसमें दिया हूं, ठीक ना। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है स्टेटमेंट वाइज, ताकि आपका जितना अभी पढ़े वो रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है कि ईच मसल बंडल इज लाइंड बाय सार्कोलिमा। ये बात गलत है, मसल बंडल लाइंड नहीं होता है सार्कोलिमा के द्वारा, मसल फाइबर लाइंड होता है सार्कोलिमा के द्वारा, लाइंड बाय सार्कोलिमा, सार्कोलिमा। चलो ये भी एनसीईआरटी में देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ लिखा हुआ है मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलिमा। ये भी बात गलत हो गया आपका। इस तरह से देखो एक एक लाइन एनसीईआरटी का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि मसल फाइबर इज सिंकाटियम कंडीशंस। ये सही है, मसल फाइबर जो आपका होता है सिंकाटियम होता है एनसीईआरटी में, जो मैंने आपको बताया भी हूँ। और कह रहे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ मैग्नीशियम आयन। गलत बात, ये कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस होता है। देखो ये भी हम बताया हूं कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, लिखा हुआ ना, कैल्शियम का स्टोरेज कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे मैग्नीशियम। तो वो ऑप्शन गलत हो गया, तो राइट एक ऑप्शन आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। कह रहा है कि ट्रोपोमाइसिन इज पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबुलर चेन। यही गलत हो गया ना, ये लाइन आपका सही है, ऑप्शन सही है, मतलब ये लाइन आपका गलत है। क्यों कि ये जो मोनोमरिक ग्लोबुलर यूनिट क्या ट्रोपोमाइसिन का पॉलीमर नहीं है, एफ एक्टिन क्या है, वो पॉलीमर है किसका, ग्लोबुलर एक्टिन का। ठीक है,
बाकी लाइन सारे पता ही होगा आपको, सारे एनसीईआरटी के लाइन का है ना। इन अ रेस्टिंग स्टेट सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। हैवी मेरोमायोसिन इज द एक्टिव एटीपीएज एंजाइम and has binding sites for ATP and active sites for actin. Each actin filament बना होता है 2F actin से और helically wound to each other. ये सारे लाइन यहाँ से हैं, मैंने सारे लाइन पढ़ा चुका हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस बनाओ जो एनसीईआरटी के लाइन से रहे। अब नीट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पूछता है। तो अब ये देखो प्रत्येक एक्टिन फिलामेंट कितना एफ एक्टिन से बना है, 2 फिलामेंट एफ एक्टिन जो कि हेलिकली वुंड टू ईच अदर। ये एक स्टेटमेंट पूरा हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा था ना कि जब मसल्स रेस्ट होगा तो ट्रोपोनिन कवर्स करेगा किसको, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन फिलामेंट, जो कि यहाँ लिखा रहा है ना, ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। ये यहाँ से लाइन है। तीसरा हमने बताया था कि जो आपका हेड और क्रॉस आर्म होगा वो हैवी मोलिकुलर मेरोमायोसिन्स होगा, जो टेल होगा लो मोलिकुलर मेरोमायोसिन्स होगा। और ग्लोबुलर हेड के बारे में यहाँ पे बताया था एक्टिव एटीपीएज एंजाइम होता है, इसके पास बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। ये भी मैंने बताया था, बाइंडिंग साइट्स फॉर एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। यही लाइन है। तो ये ऑप्शंस भी इस तरह से बना लो। तो देख लिए, तो ये आपका ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। चलिए मेन है कि चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, ये सही है। कह रहा है कि कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ सिलिया इन ट्रेकिया। मैंने बताया था कि जो सिलियरी मूवमेंट होगा कहाँ कहाँ होगा, ट्रेकिया में होगा। और किस में होता था, हाँ दूसरा लोकोमोशन रिक्वायर परफेक्ट कोऑर्डिनेट एक्टिविटी, ये भी सही है। नहीं, मस्कुलर एस्किलेटर एंड न्यूरल सिस्टम, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अबाउट 20 to 30% ह्यूमन बॉडी वेट इज कंट्रीब्यूटेड, ये गलत है। कितना होता है, 40 से 50%, मैंने बता दिया। एस्केलेटल मसल्स एस्ट्रिएटेड होता है, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि जो आपका एस्केलेटल मसल्स में क्या होता है, नॉन स्ट्रैप्ड अपीयरेंस अंडर द माइक्रो, गलत बात। एस्केलेटल मसल स्ट्रैप्ड अपीयरेंस होता है। ये क्या होता है, प्राइमरी इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये भी गलत बात है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात आ गया तो ये ट्रैक्ट हो गया, तो मैंने एक चीज बताया था कि जितना भी होलो ऑर्गेन स्ट्रक्चर्स होगा उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे, तो ये बात तो गलत हो गई। कर आर अंडर द वॉलेंट्री ऑफ द नर्व, ये बात सही है। वॉलेंट्री मसल्स स्केलेटल मसल्स है, बाकी सारे इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, बाकी दो जो मसल्स है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर विसरल मसल्स। विसरल मसल्स के बारे में कौन कौन सी बातें करेक्ट है। कह रहा है कि देयर एक्टिविटी, सॉरी करेक्ट ही ना, देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल, यही तो बात सही हो गई, हो गई ना, देखो ना। नहीं, इसमें ये भी बात सही होगी। और दूसरा कह रहा है कि गेमिस्ट ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट भी ट्रैक्ट की बात बोला, जहां भी ट्रैक्ट आएगा स्मूथ मसल्स आएगा, ये भी सही है। और कह रहे इनर वॉल ऑफ होलो वेसल, ये भी बताया था कि जितना भी होलो वेसल्स, होलो इनर बॉडी के अंदर जितना भी होलो विसरल ऑर्गन है सबके पास क्या होगा, स्मूथ मसल्स है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। देखो एस्केलेटन और वॉलेंट्री स्मूथ मसल्स का क्वेश्चंस थे, जो कि मैंने टेबल जितना बताया था टेबल से ही पूछा है। कहाँ बताया था, ये वॉलेंट्री होता है स्केलेटल मसल्स, ये नॉन वॉलेंट्री, बाकी नॉन वॉलेंट्री। एस्टेटेड प्रेजेंट्स बाइसेप्स ट्राइसेप्स होलो विसरल ऑर्गन एलिमेंट्री कैनाल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। स्मूथ मसल ये सब सारे बता दिए थे, यही क्वेश्चंस भी है। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन में लाइन क्वेश्चंस है, ये एक एक लाइन से बनाया गया वाला क्वेश्चंस है। ओके, ये फिगर है, फिगर में देख लेना, ये जो डी था क्या था, मसल्स बंडल था, मसल्स बंडल। और ये ए क्या था, मसल्स फाइबर था। देख लेना फिगर, फिगर देख लेना। और ये जो बी आपका क्या था, शायद बी सार्कोलीमा था, सार्कोलीमा, देख लो ना। और सी क्या था, ब्लड वेसल्स था, देख लेना, ब्लड कैपिलरीज था। देखो तो ए मसल्स फाइबर, बी सार्कोलीमा, सी ब्लड कैपिलरीज, डी मसल्स, दो ऑप्शन होगा, फिगर देख लो। नेक्स्ट ये वाला फिगर्स नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ माइफर्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड।
सार्कोमियर, मैंने बताया था सार्कोमियर के बारे में, अब बगल में लिख भी दिया था सार्कोमियर के बारे में। बोलिए इंपोर्टेंट है, ये फंक्शनल यूनिट है सार्कोमियर। किधर गया जी, ये देखो सार्कोमियर, लिखा नहीं हूं मैं, नहीं भी लिखा हो तो ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ ना, द पोर्शंस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स, द portions of myofibril between two successive Z line is called considered as a function is called sarcomere। तो Z line के बीच में जो मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होगा सक्सेसिव Z line के बीच में, उसी को सार्कोमियर कहते हैं। ये फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। देखो सार्कोमियर, और सारे के नाम है, फिगर में देख लो ना, ये आई बैंड है, ये जेड लाइन है, सॉरी जेड लाइन है, ठीक है ना। देख लो फिगर में, देख लो क्या क्या है, ये फिगर याद रखो। फिगर तो अब नीट नहीं पूछता है, फिर भी टेस्ट अगर दोगे तो उसमें पूछेगा। नीट शायद अब फिगर नहीं पूछते। ये जेड लाइन है, इस बगल का आई बैंड है, ये ए बैंड है, देखो फिगर, ये जेड लाइन, बी क्या है ए बैंड, सी क्या है आई बैंड, और ये क्या था डी, एच जोन था। एच जोन के बारे में क्या बताया था, एच जोन के बारे में क्या बताया था कि मिडिल पोर्शंस ऑफ द थिक फिलामेंट विच इज नॉट कवर्ड बाय द थिन फिलामेंट। देखो मिडिल पोर्शंस ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट कवर्ड बाय द थिन फिलामेंट इज नोन एन एच जोन। तो देख लो ए जेड लाइन, बी ए बैंड, सी आई बैंड, डी एच जोन, तो ऑप्शन नंबर 2। ओके, आज यहीं तक, आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, अच्छे से कर लेना, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही बनाओ, और जिस तरह से मैंने स्टेटमेंट वाइज सारे क्वेश्चंस करवा दिए उसी तरह से बनाओ। एनसीईआरटी बेस्ड 100% क्वेश्चंस बनाओ, इसको आप अच्छे से कर लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, आज इतना ही।